हाँ जी, तो रिवीजन चालू कर रहे हैं अपना। रिवीजन चालू कर रहे हैं आपके पार्टनरशिप के पार्ट से, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पहले हम स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक्स की एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेने वाले हैं, उसके बाद हम इन डेप्थ इन स्टडी चालू करने वाले हैं इन टॉपिक्स की। देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग को ऐसे ज्यादा नहीं पता, आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज है, तो उस हिसाब से अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। मतलब अभी ये है कि जो इसने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ के भूल गए, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, जिन्होंने पढ़ा नहीं, उनके लिए भी इक्वल रहेगा। तो ऐसे आप लोग को दिक्कत नहीं आने दूंगा। बस रिवीजन क्लासेस में फर्क क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं ना, वो थोड़े से क्लास के अंदर कम करेंगे और आपका होमवर्क ज्यादा रहेगा। नॉर्मल क्लासेस में अगर 60-40 का रेशियो रखता था कि 60% मैं करा रहा हूँ, 40% आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कि 20-30% ही मैं करवाऊंगा। हर टॉपिक से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन ही करवा पाऊंगा, उसके अलावा ज्यादा लाइक 5-6 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। तो 20-30% होमवर्क पार्ट मेरा रहेगा, 70% होमवर्क का पार्ट आपका रहेगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसमें भी फिर भी कम रखूंगा इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में काफी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था, तो इसमें फिर भी मैं 40% तक क्वेश्चंस करवाऊंगा। बट अगले वाले चैप्टर से अपन रेशियो को चेंज कर देंगे, मतलब मैं कम करवाऊंगा, करना आपको ज्यादा रहेगा। टॉपिक A to 1 A to Z हम लोग सारे के सारे कवर करेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाले, एक भी कॉन्सेप्ट हमारा वीक नहीं रखने वाले। तो अब ये रिवीजन प्रॉपर तरीके से अपन चालू करने वाले हैं। इसमें अपन बुक्स भी चेंज कर सकते हैं, जो अपन ने जिस बुक से पिछली बार पढ़ाई करी थी, अपन इसमें बुक के क्वेश्चंस भी चेंज कर देंगे। ऑलराइट, चलिए फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अपन चालू करते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले आप समझो कि इसका मतलब क्या है। ये बेसिक चैप्टर है जो पार्टनरशिप और पार्टनर्स के रिलेशन के बारे में बात करता है। देखिए, पार्टनरशिप बनती है आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 की वजह से। इंडिया में एक चैप्टर चलता है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 में। अब आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया, तो एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं, एक एक्ट था जिसका नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1975। उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1975 से पार्टनरशिप एक्ट अलग हुआ था 1932 में। तो पार्टनरशिप एक्ट आने में तो 1875 के अंदर ही आ गया था, 1875 में ही आ गया था ये चैप्टर तो, बट इसको अलग करके एक अलग से एक्ट बना दिया 1932 के अंदर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1875 में आया, उसी का बच्चा था ये पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, 1932 में अलग हो गया। तो पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 में। क्या नाम है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आज का नहीं है, अंग्रेजों के समय का एक्ट है, उन्होंने ही बनाया था। इंडिया में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा के बिजनेस कर सकता है। तो पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 के अंदर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया। देखो, इसके हिसाब से जो दो पार्टनर्स होते हैं ना, आपस में जो दो पार्टनर्स हैं या जितने भी पार्टनर्स हैं, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ए और बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, ये आपस में साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, तो इनके बीच में एक अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। क्या साइन होगा? इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। तो यानी कि पार्टनरशिप एक्ट ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता रखा, जैसे कि कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट ने A to Z सब तरीके बता रखे, कंपनी को चलाने के, रजिस्ट्रेशन करवाने के, बहुत सारी बातें बता रखी है, क्योंकि वो बोलता है कि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, जबकि पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। पार्टनरशिप के बिजनेस को लॉ नहीं मानता। लॉ बोलता है कि आपके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपके बीच का एक अग्रीमेंट है, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ 4 लोग साथ में काम कर रहे हैं, 3 लोग साथ में काम कर रहे हैं। कंफ्यूजन हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को देख सकते हैं, बट लॉ बोलता है मैं इस धंधे को नहीं मानता। लॉ बोलता है कि पार्टनरशिप मेरे सामने एग्जिस्ट नहीं करता लीगली, मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। मैंने और इसने साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके पार्टनरशिप में बिजनेस चालू कर लिया, तो कोर्ट के सामने हम दोनों अपीयर होंगे,
ना कि मैं अकेला अपीयर हो जाता हूं या 4 पार्टनर्स की जगह मैं अपीयर हो जाता हूं और हम पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करते। नहीं, पार्टनरशिप को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप चारों को जाना पड़ेगा, ठीक है। आप चारों की पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप अपने आप में कुछ भी नहीं होती। बट वहीं पे कंपनी की बात करें, जैसे रिलायंस एक कंपनी है, तो रिलायंस में अगर कोई केस होता है तो केस के अंदर मुकेश अंबानी को जाने की जरूरत नहीं है। केस के अंदर रिलायंस का कोई केस होता है तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है, क्योंकि कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। वहां पे एक कंपनी रिप्रेजेंट होती है। कंपनी एक पर्सन की जैसे होती है, बस एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी के खुद के लीगल राइट्स होते हैं, कंपनी अपने नाम पे काम करती है। पार्टनरशिप अपने नाम पे कोई काम नहीं कर सकता, पार्टनर के नाम पे ही काम हो सकता है। तो पार्टनरशिप क्या है? एक तरीके का सिर्फ एक ऐसा व्हीकल है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पे पार्टनर्स साथ में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करके बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। इसको पार्टनरशिप कहते हैं। तो इसके लिए इनके लिए जरूरी हो जाता है कि पार्टनरशिप डीड बनाना। क्या बनाना? पार्टनरशिप डीड बनाना। तो इनको बनानी पड़ती है पार्टनरशिप डीड या डीड ऑफ पार्टनरशिप। लॉजिक समझ आ गया? क्या बनानी पड़ती है? पार्टनरशिप डीड या डीड ऑफ पार्टनरशिप। अब इन्होंने बनाई पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे आपस में कि नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ फर्म की किस नाम से काम करना है, नेम ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस, फर्म का एड्रेस, ठीक है। नेम ऑफ पार्टनर्स एंड डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स वगैरह की डिटेल्स हो गई, पार्टनर्स की डिटेल हो गई। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा बिजनेस कहीं का करना चाहते हैं ये लोग, कैपिटल कितना इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल कितना इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, सैलरी क्या लेंगे, कोई पार्टनर काम कर रहा है तो उसकी सैलरी क्या लेगा, कोई पार्टनर सेल्स पे ध्यान दे रहा है या परचेज पे ध्यान दे रहा है तो उस पर कमीशन क्या लेगा। देखो हर चीज क्या है, क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, इससे ना कंफ्यूजन नहीं होता। कमीशन क्या लेगा ये, ठीक है। इसके अलावा आता है इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लगेगा। अगर ये ड्राइंग्स करते हैं तो ड्राइंग्स कैसे कैसे करेंगे, कितनी कितनी करेंगे, ड्राइंग्स के ऊपर अग्रीमेंट आ सकता है। ड्राइंग्स कितनी कितनी करेंगे, लोन कितना रहेगा, तो अगर कोई पार्टनरशिप को लोन देता है उस लोन के ऊपर ब्याज कितना लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगेगा। तो इस तरीके की ना बहुत सारी बातें रहती है। ऑडिट कैसे करवाएंगे, अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे, ऐसे करके ना बहुत सारी बातें ये लोग अपने किस में लिख देते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं। पार्टनरशिप डीड की जो लिस्ट है आपके सामने जो मैंने शो करी है, ये एक तरीके की टेंटेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इसके अंदर और भी आइटम्स, और कितने भी आइटम्स ये चाहे तो ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी इजीनेस के हिसाब से। तो इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड या डीड ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनर सबसे पहले पार्टनरशिप में एंटर करने से पहले सबसे पहले ये चीज बनाते हैं, कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो है वो राइटिंग में होना जरूरी है। किस में होना जरूरी है? राइटिंग में होना। बट क्या ये राइटिंग में होना कंपलसरी है? आंसर आएगा नहीं। इट शुड बी, इट इज रिकमेंडेड दैट पार्टनरशिप डीड शुड बी इन राइटिंग, बट इट इज नॉट कंपलसरी दैट पार्टनरशिप डीड शुड बी इन राइटिंग। कंपलसरी नहीं है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर कि क्या ये कंपलसरी है? आंसर आएगा नहीं है, कंपलसरी नहीं है। क्या ये रिकमेंडेटरी है? हाँ ये रिकमेंडेटरी है, ठीक है। अगर वो भी रिटर्न में होना रिकमेंडेटरी है। ओरल में क्या होता है, ओरल में एविडेंस नहीं मिलता। ओरल में क्या है, एविडेंस की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है कि किसकी बात सही माने किसकी बात झूठ। बट वैसे ही क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड जो होनी चाहिए वो रिटर्न में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, इसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। अब देखिए, बात समझिए, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है? पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय, ठीक है। पार्टनरशिप को कौन गवर्न करेगा? पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऑब्वियसली पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करेगा। फिर एक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि डीड तो आपने बना ही नहीं है। तो फिर अब आपको सारा का सारा काम किसके हिसाब से करना है? एक्ट के हिसाब से करना है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो आपको सारा का सारा काम किसके हिसाब से करना है? पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से काम करना पड़ेगा।
और पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलने की कोशिश करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो पार्टनरशिप डीड, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय व्हाट, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलने की कोशिश करता है, वो बोलता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो सबसे पहली बात, ठीक है, इनको नो सैलरी, ना इनको सैलरी मिलेगी, नो सैलरी, नो कमीशन, ना इनको कमीशन मिलेगा, ना तो इनको सैलरी देंगे, ना इनको कमीशन देंगे, ना आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना आईओडी चार्ज करेंगे। नो सैलरी, नो कमीशन, नो आईओसी, नो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा, क्या, जिसमें आपस में जो प्रॉफिट बांटते हैं वो इनका रेशियो इक्वल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, कि आपस में प्रॉफिट बांटने का जो रेशियो होता है, जैसे ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं तो तीनों के बीच में बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेगा। भले ही किसी ने कैपिटल ज्यादा लगाई हो, किसी ने कम लगाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको इक्वल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इक्वल। तो ना सैलरी, ना आईओसी, ना कमीशन, ना आईओडी, कुछ नहीं। और इनका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, आईओएल है, उसको 6% पर एनम अज्यूम कर लिया जाएगा। अगर कुछ नहीं दे रखा तो इनका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना अज्यूम कर लिया जाएगा, 6% पर एनम। मतलब अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है किसी पार्टनरशिप फर्म को, अपनी फर्म को, तो हम अज्यूम करेंगे कि जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, इंटरेस्ट रेट है वो 6% माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इंटरेस्ट रेट विल बी अज्यूम टू बी 6%, इंटरेस्ट रेट विल बी अज्यूम टू बी 6%। तो इस केस में क्या होता है, इस तरीके से पार्टनरशिप डीड को रन किया जाता है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो ये लॉ आपके ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कहीं पे भी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड नहीं है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड नहीं है, कहीं पे भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं कर रखा कि आपके अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। बट वहीं पे कंपनीज एक्ट ने डिफाइन कर रखा है। कंपनीज एक्ट ने बोला कि भैया आप एक कंपनी बनाए बगैर अगर आपको बिजनेस करना है तो मैक्सिमम 50 लोगों तक कर सकते हैं। यानी कि अगर 50 पार्टनर्स हो गए, ठीक है, तो उस केस में आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो बिजनेस है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इलीगल हो जाएगा। तो आपका बिजनेस इलीगल हो जाएगा अगर आपके पार्टनरशिप में 50 पार्टनर से ज्यादा हो गए ना, तो आपका बिजनेस इलीगल बिजनेस मान लिया जाएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। मतलब 51 लोग सिर्फ कंपनी में हो सकते हैं, पार्टनरशिप में नहीं हो सकते। ओके, तो ये कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। बाकी देखो क्या है, पार्टनरशिप में वैसे तो देखो नुकसान हो ही जाता है, इसलिए ज्यादा बेहतर रहता है कि आप पार्टनरशिप की जगह एलएलपी बना लो। आजकल एक नया तरीके का बिजनेस मॉडल आ चुका है जिसको कहते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसमें कंपनी की जैसे आपको डिस्टिंक्टिव फीचर भी मिल जाता है और पार्टनरशिप की जैसे इजीनेस भी मिल जाती है, और अकाउंट्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम से बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले टाइम में 1-2 सालों में सीबीएसई एलएलपी को 100% ऐड कर देगा बुक्स में, और पार्टनरशिप के वेटेज को कहीं ना कहीं कम कर देगा। पार्टनरशिप में जैसे बहुत सारा एडमिशन का दे रखा है, रिटायरमेंट की बहुत सारी बातें दे रखी है, डेथ की बातें दे रखी है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके एलएलपी वाली बातें भी ऐड कर देगा। 100% ये हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी की बात करें ना अपन, जो प्रैक्टिकल है वही चलेगा, है ना, इसलिए। आगे देखें, ठीक, चलो अब बात करते हैं। आपका पहला जो प्रैक्टिकल टॉपिक है वो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है पहला प्रैक्टिकल टॉपिक आपका? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो पहला आपका टॉपिक नंबर 1 जो अपन स्टडी करने वाले हैं वो है आपका, वैसे तो अपन ने टॉपिक नंबर 1 स्टडी कर लिया, ठीक है, जो कि था पार्टनरशिप डीड, बट प्रैक्टिकली टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अब ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर है क्या, क्या चीज है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको बहुत अच्छे से समझो भैया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है वो देखो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है इसका मतलब। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, आपका पीएनएल अकाउंट जो आपने 11th क्लास में बनाया था वो बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएनएल अकाउंट बनता है। बट पीएनएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता था ना, वो एक बंदा ले जाता था क्लास 11th में, क्योंकि सोल प्रोपराइटर था, वो अकेला बंदा सारा का सारा प्रॉफिट ले जाता था। बट उसी प्रॉफिट को अब यहां पे बांटा जाएगा, उसी प्रॉफिट को अब यहां पे 3-4 लोगों के बीच में बांटा जाएगा। इसीलिए इसका नाम होता है पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, या बेटर बोले तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सो एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा, जब आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखो प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में बटेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो कैसे बटेगा। तो प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, और ऐसे अकाउंट को बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, पार्टनरशिप के केस में। तो आपका ट्रेडिंग पीएनएल तो बेसिक अकाउंट था जो आपने क्लास 11th में बना लिया था, उसको तो आपको एग्जाम में देने वाले नहीं है ये लोग, ठीक है। बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके एग्जाम में 100% आएगा। ये टॉपिक आपके एग्जाम में 100% आता ही आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर एग्जैक्ट बताऊंगा, सिर्फ एग्जैक्ट बातें करेंगे, घुमा फिरा के नहीं, एग्जैक्ट बातें करेंगे। अगर प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर एग्जैक्ट मैक्सिमम 7 आइटम्स आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 7 आइटम्स, इससे ज्यादा एक आइटम नहीं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कितने आइटम्स आएंगे, 7 आइटम्स, एग्जैक्ट एंड मैक्सिमम 7 आइटम्स। इन केस ऑफ व्हाट, 7 आइटम्स इन केस ऑफ, ठीक है, प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉस ओनली 3 आइटम्स विल कम, वो भी एक्सेप्शनल केस है, बाद में बताऊंगा। प्रॉफिट के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 7 आइटम्स आते हैं। सबसे पहले लेके आओ पीएनएल से प्रॉफिट, तो यहां लिखेंगे बाय, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो साल का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साल का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, बरोबर है ना बात, साल का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेके आएंगे यहाँ पे। अब उस नेट प्रॉफिट को बांटेंगे, कैसे कैसे बांटेंगे। सबसे पहले पार्टनर्स को सैलरी दे दो, सैलरी दे दी आपने पार्टनर्स को, 2 पार्टनर्स है ए और बी, इनको सैलरी दे दी आपने। कमीशन दे दो पार्टनर्स को, कमीशन दे दिया, 2 पार्टनर्स थे ए और बी, इनको कमीशन दे दिया। आईओसी दे दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर्स थे ए और बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। 3 आइटम्स ये आ गए। अब सुनिएगा क्या होता है, कभी कभी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि थोड़ा पैसा जो है वो बांटने की जगह फर्म में ही रखा जाए। सारा पैसा बांटने के लिए नहीं बना होता, थोड़ा पैसा बांटने की जगह फर्म में ही रखो, थोड़ा पैसा बांटने की जगह फर्म में ही रखो। कहां रखो, फर्म के पास ही रखो, बांटो मत। तो जो पैसा बांटना नहीं है, फर्म में ही रखना है, वो होता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व्स। प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व्स का मतलब क्या होता है कि थोड़ा पैसा हम बांटेंगे नहीं, अपने पास रखेंगे रिजर्व्स के अंदर। कहां पे, अपने पास रखेंगे रिजर्व्स के अंदर। थोड़ा पैसा अपने पास रखेंगे रिजर्व्स के अंदर, थोड़ा पैसा बांटेंगे नहीं, अपने पास रखेंगे रिजर्व्स के अंदर। ऐसा हम लोग सोच लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हर चीज बांटने से नहीं, ज्यादा बेहतर है अपने पास रख लो रिजर्व्स बना के। क्या बना के, रिजर्व्स बना के अपने पास रख लो। थोड़ा बहुत पैसा क्या है, पार्टनरशिप में होना भी चाहिए। कल को अगर मान लो कोई एसेट खरीदनी है, ठीक है, अचानक से कोई खर्चा आ गया तो क्या करोगे, पार्टनर्स अपने घर से लेके आएंगे क्या पैसा। इससे बेटर है थोड़ा बहुत पैसा फर्म में रखो, रिजर्व करो। इसके अलावा यहाँ पे आता है बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर से लेते हैं पैसा, पार्टनर्स के पैसे काट लेते हैं। बोलते हैं कि भाई साहब जो तुमने ड्रॉइंग्स करी है, जो पैसा तुम लेके गए हो फर्म से, ठीक है, उसका ब्याज तो देना पड़ेगा। अब ये सबको इकट्ठा करके, ये सब खर्चे काट के जो भी हमारे पास बचता है वो पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देते हैं। तो लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये पैसा जो भी आएगा वो इनके प्रॉफिट अकाउंट में
इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा एंड ये क्लोज हो जाएगा। दिस इज हाउ दिस अकाउंट विल बी क्लोज्ड। दिस इज हाउ दिस अकाउंट विल बी क्लोज्ड। इस तरीके से इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। कैसे बनेगा आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट के केस में कितने आइटम्स आएंगे याद रखिएगा, एग्जैक्ट 7 आइटम, 7 से कम आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। अगर इससे ज्यादा कोई आइटम आ रहा है जैसे कि रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ठीक है, ये सब कुछ कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में जाएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इन 7 के अलावा कुछ भी आइटम नहीं आ सकता, 7 से कम आ सकता है। हो सकता है कि उसके अंदर आपको पीएनएल दे रखा है, सैलरी दे रखी है, कमीशन नहीं दे रखा, आईओसी दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, तो इतने आइटम्स आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, ठीक है, 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते किसी भी कंडीशन के अंदर। हाँ जी, रेम्यूनरेशन यही तो होता है, सैलरी। सैलरी को तो रेम्यूनरेशन कहते हैं, नहीं आता कुछ भी, यही आते हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ लॉस। देखो लॉस के केस में हम लोग क्या नहीं बनाते, कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते। लॉस को हम पीएनएल से ही बांट देते हैं। लॉस हुआ पीएनएल से ही बांट दो, लॉस होगा पीएनएल से बांट दो, जो भी लॉस हुआ, जो भी नुकसान हुआ, आपको कोई पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। बट देयर इज वन थिंग, दैट इज आईओडी। मतलब अगर लॉस है तो उस केस में लॉस कहां से बांटेंगे? पीएनएल अकाउंट से, और कुछ बांटने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे लॉस बांट दो पार्टनर्स के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये अपने बनाया पीएनएल अकाउंट, क्या बनाया? पीएनएल अकाउंट, और पीएनएल में क्या हो गया? इनको लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया, तो लॉस आ गया। तो लॉस के केस में ना आईओसी, ना सैलरी, ना कमीशन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे? सीधे सीधे लॉस बांट दो। जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो लॉस शेयरिंग भी रेशियो होता है भाई, इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ी होता है, वही जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही इनका लॉस शेयरिंग रेशियो भी है। तो क्या करेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू, और लॉस बांट देंगे पार्टनर को। ए और बी के केस में लॉस बांट देंगे। ए और बी के केस में क्या बांट देंगे? लॉस बांट देंगे, लॉस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए और बी के केस में क्या बांट दिया अपन ने? लॉस बांट दिए। ए और बी के केस में लॉस बांट दिया, ठीक है। तो यहीं से लॉस आपने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट करके अकाउंट को क्लोज कर दिया, और कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं थी इसके अंदर लॉस के केस में। बट अगर वहीं पे लॉस तो है, लॉस तो है, क्या है? लॉस तो है, ठीक है, बट लॉस के साथ में क्या हो जाए? लॉस के साथ में आईओडी भी आ जाए। लॉस तो है बट आईओडी भी है। अब मेरे को ये बताओ आईओडी कहां जाएगा? सर आईओडी तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जा सकते हैं। ये 7 आइटम्स तो सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाते हैं। ये 7 आइटम्स में क्या क्या है? ये तो सिर्फ तब आएंगे जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं तो आएगा नहीं। ये प्रॉफिट नहीं तो ये सारे आइटम थोड़ी आएंगे, ये तो लॉस के केस में आ ही नहीं सकते। प्रॉफिट है ये रहा या आईओडी, ये दोनों प्रॉफिट के आइटम्स होते हैं। तो अगर ये दोनों होंगे तो ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। क्या होंगे? प्रॉफिट के आइटम्स होंगे तो ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, नहीं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। वापस रिपीट करता हूं, प्रॉफिट के आइटम्स होंगे तो ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और ये दोनों प्रॉफिट के आइटम्स हैं। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन रहा है, और सर अगर ये नहीं है तो सिर्फ आईओडी भी है, सिर्फ आईओडी भी है, प्रॉफिट का एक आइटम भी है, तो कहां जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और खर्चे हैं तो सर इग्नोर कर देना, लॉस के केस में एक भी चीज नहीं होगी। और ये जो प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो है, ये लॉस का शेयरिंग रेशियो बनके इनको लॉस बांट दिया जाएगा। वो भी कहां से? पीएनएल अकाउंट से। कहां से? पीएनएल अकाउंट से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बनाने की जरूरत नहीं है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन लॉस के केस में कब बनेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा लॉस के केस में कि लॉस भी है और साथ में आईओडी भी है। लॉस भी है और आईओडी भी है, दोनों की दोनों चीजें हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे? लॉस यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से लॉस लेके आए, लॉस फॉर द ईयर, लॉस फॉर द ईयर। जैसे आप प्रॉफिट लेके गए थे वहां पे, जैसे आप यहां पे प्रॉफिट लेके आए थे, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। और इधर आ जाएगा बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कौन कौन पार्टनर्स है? ए और बी, दो पार्टनर्स हैं, आईओडी आ गया। क्या आ जाएगा? आईओडी। अब जो बचा हुआ लॉस है वो आप पार्टनर्स को बांट दो, बाय लॉस ट्रांसफर टू, बचा हुआ लॉस पार्टनर्स को बांट दो, ए एंड बी। लॉस जो बचा हुआ है वो पार्टनर्स को बांट के खत्म कर दो। तो ध्यान रखिएगा, 3 चीजें बनाई हमने, क्या क्या? पीएनएल एप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ प्रॉफिट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कितने आइटम्स आ सकते हैं बोलो? एग्जैक्टली 7। 7 से ज्यादा नहीं, 7 से कम हो सकते हैं, ठीक है।
लॉस है, सिर्फ लॉस है और कुछ नहीं दे रखा, तो बनेगा सीधे पीएनएल अकाउंट, और जो इनका प्रॉफिट रेशो था वो लॉस रेशो बन जाएगा और उसी में रेशो बांट दो, उसी में लॉस बांट दो। तीसरा होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के केस में? क्या होगा, पीएनएल में लॉस आ जाएगा और आईओडी और लॉस करके बांट दिया जाएगा, काम खत्म हो गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, दिस इज हाउ वी गोना डू इट। डन, फटाफट से लिख लो इसे।